हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने जो वीडियो में हमें कोऑपरेट किया है, सपोर्ट किया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप लोगों के लिए फिर से आ गया हूं एक नई वीडियो के साथ। आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं, ये ना तो कोई मोटिवेशनल है, ये ना ही आपको किसी डायरेक्शन के लिए है। ये आपके सिलेबस का चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स का प्रकाश का परावर्तन के लिए का वीडियो है ये, जिसे मैं 3 वीडियो में कोशिश करूंगा कवर करने का, नहीं तो 4 वीडियो में मैं कवर कर दूंगा जब तक कि लाइव ऑप्शन नहीं आता है। जैसे ही लाइव ऑप्शन आ जाता है, फिर उसके बाद मैं प्रत्येक चैप्टर को एक ही दिन में मैं कवर कर दिया करूंगा और आपको पूरी तरह से। फिलहाल अभी यहाँ पर सभी परिभाषा लिखना थोड़ा असंभव सा है, इसी वजह से इस वीडियो का पीडीएफ आपको व्हाट्सएप चैनल में मिल जाएगा, जो कि आपको जिसके लिए मैं शेयर कर दूंगा। आप वहां से व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाएंगे, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। अभी फिलहाल इस वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ समझना है, और मैं लास्ट में आपको समय दे दूंगा ताकि आप इस मैप का स्क्रीनशॉट भी ले सकेंगे। चले हम लोग चलते हैं चैप्टर की ओर। प्रकाश प्रकाश से रिलेटेड आपके बुक में फिजिक्स के अंदर 2 चैप्टर है, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। अभी जो मैं पढ़ने जा रहा हूं, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अभी वो प्रकाश का परावर्तन होगा। सबसे पहले सर्वप्रथम हम प्रकाश का परावर्तन जब पढ़ने जा रहे हैं तो हमें यह जानना जरूरी हो जाता है कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक कारक है जिसकी सहायता से हम सभी किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। जब किसी भी वस्तु से प्रकाश टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचती है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारी आंखों में बनता है, फिर हम उसे देख पाते हैं। तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम सभी किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश के कुछ गुण इस प्रकार है कि प्रकाश की एक चुंबकीय तरंग होता है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की चाल अगर आप देखें तो 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड होता है, या आप कह सकते हैं कि 3 गुना 10⁻5 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। और प्रकाश को गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश के पथ में अगर कोई अपारदर्शी पदार्थ कभी आता है तो उस वस्तु का, उस पदार्थ का चित्र, काली छाया पीछे बनती है, जिसे हम लोग छाया कहते हैं। इस चीज को आप फिर से समझेंगे। अगर यहां पर प्रकाश गमन कर रही है और इस रास्ते में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाए, यह अपारदर्शी वस्तु है, इसका छाया यहां पर इस प्रकार से शैडो बनता है, जो एक काली चित्र बनती है, इसे कि हम लोग छाया कहते हैं, छाया कहते हैं। प्रकाश के स्रोत, हमने दूसरा यहां पर टॉपिक लगाया है, प्रकाश का स्रोत। स्रोत शब्द एक ऐसे आपको समझ में आया होगा। स्रोत वह शब्द है, स्रोत का मतलब होता है कि जैसे आप अभी हमसे जुड़े हुए हैं, तो मैं आप सभी को यहां से ज्ञान दे रहा हूं, तो आपके लिए यह चैनल ज्ञान का एक स्रोत हुआ। उसी प्रकार प्रकाश के स्रोत कौन से होते हैं जहां से हमें प्रकाश प्राप्त होती है? तो प्रकाश के 2 प्रकार के स्रोत होते हैं। वो सारी पदार्थ, वो सारी वस्तुएं जिससे प्रकाश प्राप्त हो, वह प्रकाश के स्रोत कहलाते हैं। प्रकाश के स्रोत में 2 प्रकार के स्रोत होते हैं, प्रदीप्त और अप्रदीप्त। प्रदीप्त वह वस्तु, वह पदार्थ होता है जो जिसका पास स्वयं का प्रकाश होता है, यानी कि आत्मदीप भी इसको हम कह सकते हैं। प्रदीप्त के उदाहरण में आप ले सूर्य प्रदीप्त के उदाहरण में आप सूर्य ले सकते हैं। सभी बच्चों को पता होगा कि सूर्य का प्रकाश अपना का होता है। आप जो रात में एक जुगनू देखते होंगे, वो ले सकते हैं आप, तारे ले सकते हैं आप, ये सभी प्रदीप्त के उदाहरण हैं।
प्रकाश के प्रदीप्त स्रोत के उदाहरण है। अब दूसरा स्रोत होता है अप्रदीप्त, जिसका अपना प्रकाश नहीं होता है, जैसे टेबल, कुर्सी, पत्थर, ये सभी। अब हमें जो आगे की टॉपिक समझना है वो है किरण पुंज। उससे पहले किरण और फिर उसके बाद किरण पुंज। किरण क्या होता है? ये मान ले कि ये किरण को, प्रकाश के किरण के जाने का जो पथ है, रास्ता है, प्रकाश जिस पथ से, जिस रास्ते से गुजरती है, उसका जो प्रकाश का जो पथ होता है, जो रास्ता होता है, जो दिशा होती है, उसी को हम लोग किरण कहते हैं। याद रखेंगे, उसी को हम लोग किरण कहते हैं। प्रकाश जिस पथ से होकर जाती है, उसकी जो दिशा होती है, उसे ही हम किरण कहते हैं। प्रकाश जिस पथ से जाती है, उसी की दिशा को किरण कहते हैं। किरण पुंज। नेक्स्ट, किरण पुंज। किरणों, जब यही किरण समूह में जाते हैं, इसको हम किरण पुंज कहते हैं। किरणों का पुंज मतलब बहुत सारे समूह में जब जाए तो उसको हम किरण पुंज कहते हैं। और किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने यहां पर लिखा है, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। मैंने यहां पर तीनों का चित्र भी बनाया हूं मैं। फिर मैं आपको समझा दूं एक शब्द, अपसारी। बचपन में आपने एक शब्द पढ़ा होगा, अप। अप मीन्स ऊपर, तो याद रखेंगे इसे, अप। इसमें घटना क्या होती है अपसारी और अभिसारी में? एक बिंदु है, जब किरणें एक बिंदु से अप यानी ऊपर की ओर जाए, तो ऐसे किरण पुंज को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। याद रखेंगे फिर से, जब किसी एक बिंदु से किरणों का समूह निकलकर, जब किसी एक बिंदु से किरणों का समूह निकलकर फैलती चली जाए ऊपर की ओर, अप, ऊपर, तो इसे ही हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। किसी एक बिंदु से किरण जब फैलती चली जाए। और अभिसारी में इसके जस्ट ऑपोजिट, अभिसारी, अभिसारी, याद रखेंगे ऐसे, अभिसारी मतलब सभी किरण इधर आएंगे। मतलब कि इस बार अलग अलग क्षेत्र से किरणें एक बिंदु पर मिलेगी, तो इसको हम कहेंगे अभिसारी किरण पुंज। अपसारी में सभी किरणें एक बिंदु से ऊपर जाएगी, फैल जाएगी, और अभिसारी में सब विभिन्न बिंदुओं से, विभिन्न जगह स्रोतों से एक बिंदु पर आती हुई आएगी। इसको हम लोग अभिसारी कहेंगे। समांतर किरण पुंज किसे कहेंगे? ये अपसारी, ये अभिसारी किरण पुंज। समांतर किरण पुंज किसे कहेंगे? आप शब्द को समझें। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए सबसे जरूरी कोई चीज है तो शब्द। अगर आप शब्द को समझ पाते हैं, और शब्द को समझने का आसान तरीका यह है कि आप उस वाक्य को पढ़ें, वो क्या, उस वाक्य का अर्थ क्या होता है, या नहीं तो एक और रास्ता आपके लिए यह होगा कि आप उस शब्द को तोड़ें और उसका विखंडन करके आप समझ सकते हैं। जैसे समांतर किरण पुंज, तो समान जोड़ अंतर, जो मतलब कि हम लोग एक बचपन में भी हम लोग पढ़े हैं समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखा में क्या होता था कि जो रेखाएं होती थी, इसके बीच की दूरी समांतर बराबर होती थी। तो वैसी किरण, यहां पर चूंकि हम किरण के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वैसी किरणें, एक से ज्यादा किरणें होंगी, है ना, वैसी किरणें जिसके बीच की दूरी सदैव बराबर हो। ऐसा नहीं कि यहां पर कम हो, यहां पर ज्यादा, नहीं, सदैव बीच की दूरी अगर बराबर है, तो उसी किरण पुंज को हम लोग समांतर किरण पुंज कहेंगे।
किरणों का ऐसा समूह जिसके बीच की दूरी सदैव बराबर हो उसे ही हम समांतर किरण पुंज कहेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ के प्रकार। मैं यकीन नहीं कितना आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर से एक बार देख लें आप, प्रकाश क्या है हम लोगों ने समझा। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के स्रोत क्या है, दो स्रोत थे, प्रदीप्त और अप्रदीप्त। इसका उदाहरण मैंने यहां पर लिखा है। किरण क्या है, किरण प्रकाश की किरण जिस पथ पर गमन करती है वही उसका प्रकाश जिस जिस पथ पर गमन करती है वही उसका किरण कहलाता है। मतलब जिस दिशा पथ की जो दिशा होती है, जो प्रकाश के पथ की दिशा होती है वही प्रकाश का किरण कहलाता है। पथ मतलब रास्ता, याद रखेंगे आप। किरणपुंज आपने देखा कि अपसारी किरणपुंज और अभिसारी किरणपुंज। अपसारी और अभिसारी किरणपुंज को आप आसान से याद कर सकते हैं। बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं आपको बता दूं। अप मतलब होता है ऊपर, यानी सभी किरणें ऊपर की ओर जाएंगे एक बिंदु से। अभिसारी सभी सारी मतलब सभी की जगह से कहां से आएंगे, एक बिंदु पे आएंगे। और समांतर तो है ही अपना, जिसके बीच की दूरी सदैव समान है। चले आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ के प्रकार। प्रकाश जो गमन करती है पदार्थ से होकर, किस प्रकार, उसके आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के। ऐसे तो पदार्थ को कई आधार पर हम लोग बांटते हैं, देखेंगे अभी केमिस्ट्री के अंदर अलग होगा। अभी फिजिक्स में प्रकाश के गमन करने के आधार पर, मतलब यह है कि प्रकाश जो होकर गमन करेगी, उस होकर जाएगी, तो उसके आधार पर कितने प्रकार के पदार्थ हो सकते हैं। तो 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं, पारदर्शी, पारभासी या अपारदर्शी। पारदर्शी मतलब पार, याद रखेंगे शब्द पार, वैसे पदार्थ जिससे होकर के किरण एक ओर से दूसरी ओर आसानी से चला, मतलब उसमें कोई प्रकाश के कण में कोई भी कमी नहीं आएगी, एक ओर से दूसरी ओर एकदम पूरी 100% आर पार हो जाए, वही पारदर्शी हो कहलाते हैं। पारभासी, इसमें किरण का कुछ अंश रुकता है और कुछ अंश दूसरी ओर जाता है। मतलब प्रकाश का वैसा माध्यम जिससे होकर प्रकाश पूरी मात्रा में एक ओर से दूसरी ओर नहीं जा सके। जैसे इसका एग्जांपल में आप समझ सकते हैं, तेल लगा हुआ कागज, रुधिर यानी कि ब्लड, रक्त, आंख की पलकें आदि, ये सभी पारभासी के उदाहरण हैं। अपारदर्शी, वैसे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें एक ओर से दूसरी ओर नहीं जा सके, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे आपका ये बोर्ड हो गया, आप अगर इधर से प्रकाश इस पे डालेंगे तो उस तरफ तो नहीं जाएगा ये। आप अगर दीवार पे प्रकाश डालें एक ओर से दूसरी ओर, आप अगर किसी लकड़ी के कोई भी पदार्थ पे डालें, तो ये सभी वैसे पदार्थ जिसके एक ओर से दूसरी ओर प्रकाश गमन नहीं कर पाती हो, उस पदार्थ को हम अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। आप इसका एग्जांपल देखेंगे, लकड़ी, दीवार, पत्थर आदि कई एग्जांपल्स हो सकते हैं। ये थे प्रकाश के रिलेटेड कुछ बातें। अब जो हम लोग मेन टॉपिक, जिस चैप्टर का नाम है, जिसकी वजह से इस चैप्टर को हमें पढ़ना है, उसकी ओर चलते हैं। जरा आप लोग ध्यान से एकदम अपने मस्तिष्क को एकाग्र करके और ध्यानपूर्वक वीडियो को जब आप देखेंगे, मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो आपको समझ में आएगा। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आए तो वो दोबारा पीछे करके थोड़ा सा देख लिया करेंगे।
और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको समझा पाऊं, और आप अगर एकदम शांतिपूर्वक कंसंट्रेशन के साथ अगर आप वीडियो को देखते हैं, अवश्य आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। चलते हैं हम आगे टॉपिक की ओर। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, परावर्तन शब्द से आपको मैं बता दूं क्या है परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश किस सतह से टकरा के वापस लौटेगी, तो इसके लिए वह सतह परावर्तक सतह होनी चाहिए। अब जैसे अगर मैं कोई कांच ले लूं, अगर मैं उससे होकर के प्रकाश की किरण को भेजूं तो वो एक ओर से दूसरी ओर आर पार हो जाया करेगा। लेकिन जब हम एक ओर से उसको पेंट कर देते हैं, यानी उसको कहते हैं रजदीत करना, जब एक ओर से हम पेंट कर देते हैं तो वो दर्पण का रूप लेता है, जिसमें हम लोग अपना प्रतिबिंब, अपना इमेज, अपना फोटो हम लोग देखा करते हैं हमेशा। तो जब किसी समतल दर्पण पर या फिर किसी भी चमकीली सतह पर हम प्रकाश की किरण को डालते हैं तो प्रकाश टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मैं आपको बता दूं, प्रकाश के परावर्तन के बाद कुछ तथ्य सामने आते हैं जिस पर मैं अभी चर्चा करूंगा। ये आपका कांच का है, ये हो गया आपका, मैंने एक तरफ से कर दिया इसको पेंट, तो इस सतह को हम कहेंगे रजतीत सतह, रजतीत सतह, सिल्वर्ड। ये सतह हो गया आपका परावर्तक सतह। अब किसी भी माध्यम से कहीं से प्रकाश की किरण आके इस सतह से टकराएगी। अभी देखेंगे आप, यहां से प्रकाश की किरण आ रही है, मानो ये ऐसा है। अब जो ये आने वाली किरण है, इसकी दिशा क्या है, ये तीर, ये एरो पे ध्यान रखेंगे, ये दिशा को बताता है कि किरण की दिशा क्या है। इस दिशा से आ रही है किरण और इस बिंदु पे टकराई है, याद रखेंगे, याद रखेंगे, इस बिंदु पे टकराई है। तो आने वाली किरण को हम आपतित किरण कहते हैं, और यूं फिर ये उतने ही झुकाव से ऐसे वापस। यहां पर देखेंगे आप, चूंकि ये इधर से टकरा के वापस जा रहा है, इस वजह से मैंने एरो देखे यहां पर, आप ध्यान से मैंने ऐसे दिया है। अब यहां पर तथ्य को याद रखें, पहले समझें आप इसको। किरण, आने वाली किरण को, किसी भी बिंदु स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, और जिस बिंदु पर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। एवं टकराने के पश्चात वो जो वापस जाती है उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण। फिर से देख लें, ये कांच मैंने एक लिया, एक तरफ से मैंने पेंट कर दिया, जिस साइड से हमने पेंट किया है उस सतह को हम रजतीत सतह कहते हैं, और जिधर से किरण आके टकराई है उस सतह को हम परावर्तक सतह कहते हैं। और जिस बिंदु, किसी भी बिंदु स्रोत से जो किरण आती है, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, और जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। ये बिंदु जो है ये हो गया आपतन बिंदु।
आपतन बिंदु और इस बिंदु पर हम 90 डिग्री के कोण पर एक जो लंब खींचते हैं, इसको हम लोग कहते हैं अभिलंब। इसे एन से सूचित करते हैं हम लोग, ये हुआ अभिलंब। अब इस बिंदु को याद रखेंगे। प्रावर्तक सतह, यहां पर मैंने नोट किया है, प्रावर्तक सतह वह सतह जिस पर प्रकाश की किरण आके टकराती है उसे प्रावर्तक सतह कहते हैं। आपतित किरण, वैसी किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। यह आने वाली किरण। प्रावर्तित किरण वापस वो सतह से टकराकर वापस लौटने वाली किरण को, वापस उसी माध्यम में वापस लौटने वाली किरण को क्या कहते हैं हम लोग? प्रावर्तित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु, प्रकाश बिंदु से आने वाली किरण जिस बिंदु पर टकराती है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। उसके बाद अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को ही अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को ही अभिलंब कहते हैं। आपतन कोण, ध्यानपूर्वक समझेंगे इस बात को। ये आपतित किरण, ध्यान से देखें, ये अभिलंब, इसके बीच में जो ये कोण बनता है, ध्यान से देखेंगे बेटा, इसे हम आपतन कोण यानी कोण आई कहते हैं। और अभिलंब एवं परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है इसे कोण आर कहते हैं, यानी परावर्तन कोण कहते हैं। हम कह सकते हैं मतलब कि आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। अभिलंब, ये अभिलंब हो गया और ये परावर्तित किरण हो गया। इनके बीच में जो कोण बनेगा, अभिलंब एवं परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उस कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। प्रस्थितता मैं तो पहले ही समझा दिया था, मुझे यकीन है आपको ये समझ में आया होगा। अब परावर्तन के नियम, परावर्तन के दो नियम होते हैं बेटा, परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहली बात आप यहीं से समझेंगे, एक देखिए ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये अभिलंब है, तीनों एक ही तल में हुआ करता है। यहां पर मैं लिख दूं आपको यहीं पर, परावर्तन के नियम। दो नियम है, एक तो आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण व अभिलंब, तीनों एक तल में होते हैं। ये पहला। दूसरा, शायद नीचे आपको नहीं दिख रहा हो, मैं यहां पर लिख देता हूं। दूसरा कि ये जो आपतन कोण आपने देखा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कोण आई, कोण आई का मान उतना ही होगा, जितना होगा उतना ही कोण आर का मान, ये वाला कोण अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच, यानी कोण आर। ये दो नियम था परावर्तन के, ये दो नियम थे। एक आपतित किरण, आने वाली किरण, और अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, और परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। और ये जो आपतन कोण बना था आपतित किरण और अभिलंब के बीच में, एवं ये जो परावर्तन कोण बना था अभिलंब एवं परावर्तित किरण के बीच में, इनका मान सदैव समान होता है। हम लोगों को हर टॉपिक को आराम से समझकर धीरे धीरे पढ़ना है। आपको लगता होगा कि सितंबर खत्म होने को है, अक्टूबर
नवंबर और दिसंबर और जनवरी, ये आपके पास में है समय। और सिलेबस इसमें कैसे पूरा होगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर आप, मैंने जो 2 वीडियो में पहले इससे पहले बात किया, अगर आप उस बात पे खरे उतरते हैं तो यकीन दिलाता हूं मैं आपको कि आपका कोर्स जनवरी से, मतलब 15 जनवरी तक तो एकदम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आपको मेरे साथ, मेरे ही तरह कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। जो भी होमवर्क दिया जाए आपको उसे पूरा करना होगा। और बहुत जल्द आप लोग की कोशिश, मुझे यकीन है कि रंग लाएगी कि आप बहुत जल्द आपके चैनल का लाइव ऑप्शन आ जाएगा। और जैसे ही लाइव ऑप्शन आता है तो फिर क्लासेस करवाने में मुझे बहुत ही आसानी होगी और आप लोगों तक वीडियोस बहुत आसानी से पहुंच पाएगा। तो ये टॉपिक जो मैंने आप आज पढ़ाया आपको, मुझे यकीन है कि आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार इसको शॉर्ट में रिवाइज कर दूं। मैं प्रकाश के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, प्रकाश के 4-5 गुण हमने आपको याद कराया था, उसको आप ध्यान में रखेंगे, बाकी आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। प्रकाश के स्रोत के बारे में मैंने बताया, प्रदीप्त अप्रदीप्त, जिसमें अपना प्रकाश हो प्रदीप्त, जिसमें अपना नहीं हो अप्रदीप्त। किरण जिस रास्ते से, जिस पथ से जाती है उसकी दिशा जो होती है उसी को किरण कहते हैं। किरणों का जब समूह होता है उसको किरण पुंज कहते हैं। और किरण पुंज 3 प्रकार के थे, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। हमने बताया था अप जब ऊपर जाए अपसारी, अभिसारी जब नीचे, क्या कहते हैं, एक बिंदु पर आए तो अभिसारी, और समांतर जिसके बीच की दूरी सदैव समान हो, समांतर किरण पुंज। प्रकाश के परावर्तन के आधार पर पदार्थ के प्रकार हमने बताया था कि 3 प्रकार के पदार्थ, पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी। जिससे होकर किरण आर पार आसानी से हो सके पारदर्शी, जिससे थोड़ा बहुत हो पारभासी, जिससे एकदम ना हो अपारदर्शी। प्रकाश के परावर्तन के नियम हमने कहा कि प्रकाश के परावर्तन के बारे में हमने बताया था कि जब भी किसी चिकनी सतह से प्रकाश टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटती है तो इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और इससे संबंधित कई तथ्य पर हमने बात की है, जैसे कि परावर्तक सतह क्या होता है, आपतित किरण क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होता है, आपतन बिंदु क्या होता है, अभिलंब क्या होता है, आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है, रस्तित सतह क्या होता है। और उसके बाद हमने देखा परावर्तन के नियम, जो 2 नियम थे जो मैं यहां पर लिखा हूं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं, और आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कोण आई बराबर कोण आर होता है। भटकने के कई रास्ते मिलेंगे आपको, बस एक संकल्प चाहिए सुधरने के लिए, बनने के लिए। तो आज आप एक संकल्प लें हमारे साथ इस वीडियो के अंतिम समय में। आज के बाद आप अपने उस वक्त को काउंट करेंगे, उस वक्त को गिना करेंगे जो आप पढ़ते नहीं है, उसे नहीं, जो आपका बर्बाद हो रहा है। आप अपने 24 घंटे के कितने समय को बर्बाद कर रहे हैं, एक बार आप इस चीज का बैठ के अपने आप में सोचे। मुझे जो वक्त मिल रहा है उसमें मैं 24 घंटे में मैं कितना वक्त अपने पढ़ाई को दे रहा हूं। क्योंकि आपसे जब भी कोई पूछता है और जब भी आप किसी से बात करते हैं तो आप कहते हैं कि मैं एक स्टूडेंट हूं। तो स्टूडेंट का जो कार्य होता है, जो काम होता है, आप एक बार अपने आप में सोच के देखेंगे कि उस कार्य में 24 घंटे के में आप कितने घंटे काम करते हैं उस पर। तो पढ़ने का समय का कभी हिसाब ना रखें, आप यह सोचें कि आपका समय बर्बाद कितना हो रहा है। कई सारे बच्चे हमारे साथ गांव के भी होंगे जिसके साथ कई तरह की परेशानियां हो जाती है, लाइट नहीं रहने की वजह से रात में दिक्कत हो जाती है। तो आप एक इमरजेंसी लाइट का सुविधा अपने लिए कर लें, क्योंकि आपको पढ़ना है। अब आपको ठंडी गर्मी कुछ नहीं देखना है, ना बरसात देखना है। ये लास्ट के मैं 4 महीने आपके रिजल्ट को, आपकी जिंदगी को बनाएगा। इस वजह से आपको एकदम पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। संसाधन से नहीं डरना है, संसाधन ना होने का बोल करके अपने आप को नहीं बचाना है, आपको सदैव आगे बढ़ते रहना है। ये नहीं देखना है कि हमारे करीब वाले क्या बोल रहे हैं, हमारे बगल वाले क्या बोल रहे हैं, हमारे रिश्तेदार क्या बोल रहे हैं। आपको अपनी मंजिल की तरफ सदैव बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है। धन्यवाद, मिलता हूं फिर मैं दूसरी वीडियो में। जिस तरह से आपने 2 वीडियो में सपोर्ट किया है, मुझे यकीन है कि इस वीडियो में भी आप करेंगे।
और बहुत जल्दी आपके चैनल का लाइव ऑप्शन आएगा, फिर मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सेम के साथ पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। और हम मुझे यकीन है कि आप भी हमारे साथ पढ़ने के लिए तैयार होंगे। कमेंट में आप अपना जो बेहतर से बेहतर सलाह है वो मुझे ज़रूर दें। आपका जो एक सजेशन होगा वो मेरे लिए बहुत ही, मेरे इस चैनल के लिए, इस संस्था के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो आप अपना उचित सलाह ज़रूर दें, और जो इस वीडियो में कमी लगे उसे भी ज़रूर बताएं। धन्यवाद।